नमस्कार। पहली बात, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप मुझसे अगर लाइव जुड़ना चाहते हैं तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं या लाइव चैट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ले लें। ये बहुत मस्ट है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं ये रिक्वेस्ट शुरू में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत से मेंबर हैं जो मेरे वीडियोस को बहुत लंबे समय से, महीनों से, सालों से देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उनका कहना है कि मैं सब्सक्राइब करने के लिए अपील ही नहीं करता, तो इसलिए आज मैंने शुरू में ही अपील कर दी है। चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस कदर बदलाव किए हैं नरेंद्र मोदी ने, और 43 मंत्रियों को एडजस्ट किया गया है, इधर उधर किया गया है और कुछ नए बनाए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा स्पेस बन गया है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, कहा तो जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अब बन चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस कदर बदलाव अभी हाल फिलहाल देखने को मिले हैं, किसी को राज्यपाल बना दिया गया, किसी को मंत्री बना दिया गया, किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया, किसी को कुछ कर दिया गया, तो इसके बाद क्या हुआ है कि पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें भी ज़बरदस्त गुंजाइश बन गई है कुछ नए लोगों को एडजस्ट किए जाने की। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होता है बीजेपी का, वो सबसे मेन बॉडी होती है, और संसदीय जो बॉडी है होती है ये, इसको बीजेपी की मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी कहा जाता है कि जो भी मेन क्रूशल निर्णय लेने होते हैं वो यही बॉडी लेती है। जैसे कहीं विधानसभा चुनाव होते हैं और जब टिकट फाइनल किए जाने होते हैं तो टिकटों की लिस्ट नीचे संगठन से आ जाती है, तैयार होकर प्रदेश संगठन से आ जाती है, बाकी फीडबैक से एक लिस्ट बना ली जाती है। लेकिन फाइनल लिस्ट जो होती है वो होती है इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ही, जब इनका अप्रूवल हो जाता है उसके बाद सूची जारी कर दी जाती है। इसके अलावा पार्टी संगठन में जितने भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन हैं वो सारे यही ढांचा लेता है, यही बॉडी लेती है कि पार्टी में क्या बदलाव करना है, किस तरीके से करना है, कहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, कहाँ किया जाए। हालांकि अब तो बहुत सारे डिसीजन जेपी नड्डा खुद ही लेने लगे हैं। जब अमित शाह अध्यक्ष बने थे तो उसके बाद से संगठनात्मक बदलाव वाले जो मामले हैं उन्हें वो खुद ही हैंडल कर लेते थे और बस एक बार नरेंद्र मोदी की जानकारी में डाल दिया और उसके बाद अप्रूवल कर दिया। लेकिन फिर भी जब चुनाव होते हैं, चुनावी वर्ष आता है और टिकट फाइनल वगैरह करने के लिए मामला चलता है, तो उस समय तो इसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और देख लिए, अगले साल जहां चुनाव होने हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट हैं बीजेपी के लिहाज से। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इन सब में होना है और यहाँ सभी में बीजेपी मेन फोर्स है, मेन ताकत है। अगर पंजाब की बात छोड़ दें तो बाकी सभी स्टेट्स में तो बीजेपी की सरकार है। तो आने वाले समय में पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी मेन रोल होने जा रहा है। तो अब चूंकि मंत्रिमंडल का सेटअप हो चुका है तो अब पार्टी में सिलसिला शुरू होने वाला है संगठनात्मक बदलावों का, और इसकी शुरुआत होगी सबसे पहले जो संसदीय बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, इससे। पार्लियामेंट्री बोर्ड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो बीजेपी पार्टी का संविधान है उसके मुताबिक पार्लियामेंट्री बोर्ड में 120 तक सदस्य हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल केवल 11 सदस्य इसमें रखे गए थे, जिससे कि ज़्यादा तामझाम ना और काम आसानी से निपटा दिया जाए। और इन 11 सदस्य में से 5 वैकेंसी खाली चल रही है। फिलहाल जो इसमें मेंबर हैं वो हैं जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी जो कि पार्लियामेंट्री चेयरपर्सन होते हैं, और राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और BL संतोष जो कि पार्टी के महासचिव हैं। इसमें 5 वैकेंसी खाली हैं। 5 वैकेंसी कैसे खाली हैं मैं आपको बताता हूँ। स्वर्गीय अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और स्वर्गीय अनंत कुमार, ये 3 बड़े नेता स्वर्ग सिधार चुके हैं। M वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, और अभी एक वैकेंसी हाल ही में खाली हुई है। थावरचंद गहलोत दलित नेता थे और राज्यसभा में बीजेपी के नेता थे,
और उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल अभी हाल ही में बनाया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाकर। तो थावरचंद गहलोत की भी वैकेंसी खाली हो गई है। अब समस्या ये है कि किन लोगों को इसमें एडजस्ट किया जाए, कैसे एडजस्ट किया जाए। बहुत सिंपल है, बीजेपी के पास कई ऐसे नेता हैं जिन्हें यहाँ एडजस्ट किया जा सकता है। प्रकाश जावड़ेकर, सदानंद गौड़ा, डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद और रमेश पोखरियाल निशंक जैसे बड़े बड़े नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया गया है, तो उन्हें संगठन में ही लाया जाएगा। इसके अलावा और कोई चारा बचता भी नहीं है। थावरचंद गहलोत के बारे में यह है कि थावरचंद गहलोत के स्थान पर किसी दलित या आदिवासी चेहरे को पार्टी इस संसदीय बोर्ड में ले सकती है। वो कौन होगा, अभी इसको लेकर अटकलें चल रही हैं। इसके अलावा थावरचंद गहलोत के पास सोशल जस्टिस वाला मंत्रालय था, उनका स्थान तो वीरेंद्र कुमार ने ले लिया जो जेडीयू के कोटे से आए हैं। और अब जो है गहलोत राज्यसभा के सदन के जो है वो नेता भी नहीं रहे, तो उनके स्थान पर अब नेता की भी नियुक्ति होगी। और उनके साथ साथ जब वो नेता थे तो उपनेता का काम देखते थे पीयूष गोयल, हो सकता है कि उन्हें बना दिया जाए। वैसे राज्यसभा में धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी और निर्मला सीतारमण, प्रकाश जावड़ेकर ऐसे नेता भी हैं जिन्हें ये पद दिया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी या फिर पीयूष गोयल, इनमें से कोई एक हो सकता है राज्यसभा में पार्टी का नेता। दूसरी ओर एक और मामला है, पार्टी के जो महासचिव थे भूपेंद्र यादव, बहुत बड़ा नाम था, अमित शाह के राइट हैंड माने जाते थे, बिहार और गुजरात के प्रभारी भी थे। गुजरात में अगले साल चुनाव होना है और बिहार में इन्होंने बढ़िया काम करके दिखाया था, इसी का इनाम अमित शाह ने इन्हें दिलवाया है, जो केंद्र में इनको मंत्री बनाया गया है और केंद्रीय श्रम व पर्यावरण मंत्रालय इनको दिए गए हैं। अब ये पार्टी में जो महासचिव का पद है, माना जा रहा है कि शायद ये पद रविशंकर प्रसाद को दिया जाए। रविशंकर प्रसाद बिहार से भी जुड़े हुए हैं और ये काम कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय नितिन गडकरी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय भी रविशंकर प्रसाद महासचिव के पद पर रहे थे, तो संभव है कि उन्हें इस पद पर तैनात किया जाए। इसके अलावा पार्टी में अगर संगठन की मैं बात करूं तो इस समय एक और वैकेंसी खाली चल रही है, वह पार्टी के उपाध्यक्ष की। शिवराज सिंह चौहान जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस समय पार्टी के उपाध्यक्ष थे, जैसे कि वसुंधरा राजे सिंधिया को बनाया गया था, और वो सीट भी खाली चल रही है, उसको भी भरा जाना है। दूसरी ओर एक और बॉडी होती है CEC, चीफ इलेक्शन कमेटी, मुख्य चुनाव कार्य समिति। इसमें जो है एक इस तरह की ये बॉडी है कि CEC में कुल 19 लोगों को रखा जाता है, जिनमें से 11 लोग तो वो होते हैं जो संसदीय बोर्ड में होते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में होते हैं, और इसके अलावा भी इसमें 8 सीटें बचती हैं 11 के अलावा, और 8 जो सदस्य हैं इनमें से CEC में से 5 वैकेंसी खाली चल रही हैं, केवल 3 ही मेंबर इसके बचे हुए हैं, और ये हैं जुआल ओराम, शाहनवाज हुसैन और विजया राहतकर। तो इसमें भी नियुक्तियां होनी हैं और ये सीटें खाली चल रही है। वैसे नियुक्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। देखिए एल मुरुगन जो तमिलनाडु के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके स्थान पर नियुक्ति कर दी गई है और उनके स्थान पर कर्नाटक कैडर के पूर्व IPS अफसर के अन्नामलई को बीजेपी का तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि संतोष गंगवार का क्या हुआ। संतोष गंगवार पार्लियामेंट्री बोर्ड में आएंगे, संगठन में आएंगे, कहाँ जाएंगे? संतोष गंगवार 2019 में 8वीं बार बरेली से सांसद बने, दिग्गज नेता हैं और बड़ा कुर्मी फेस हैं, उन्हें इस तरीके से नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ ही रहा है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए उन्हें खाली तो रखा नहीं जा सकता। मुझे लग रहा है कि शायद बुजुर्ग हो चुके हैं, शायद संतोष गंगवार को किसी स्टेट का गवर्नर बनाया जाएगा और कहीं ना कहीं का राजभवन उनका इंतजार कर रहा है। तो खबरें यही हैं कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल का बदलाव किया है नरेंद्र मोदी ने, कई फेस इधर के उधर किए गए हैं, संगठन से कुछ लोगों को लाया गया था, इसी तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो लोग बाहर गए हैं उन्हें निश्चित रूप से संगठन में लाया जाएगा
और मुझे लगता है कि प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। तो आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरह बीजेपी का भी नया चेहरा सामने आने वाला है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।